नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं पाठ मैं क्यों लिखता हूँ। अज्ञेय जी द्वारा लिखा हुआ है पाठ। इसकी व्याख्या मैं कविता भारद्वाज इसकी व्याख्या प्रस्तुत कर रही हूँ। अज्ञेय जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अज्ञेय जी ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञेय उनका पूरा नाम था। उनका जन्म 1911 में उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले के कुशीनगर में हुआ और इनका बचपन जो था वो जम्मू और लखनऊ में बीता। प्रारंभिक शिक्षा इनकी जम्मू कश्मीर में हुई और बीएससी लाहौर से की इन्होंने। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण अज्ञेय को जेल भी जाना पड़ा और अज्ञेय ने देश विदेश की अनेक यात्राएं की और उन्होंने कई नौकरियां की और छोड़ी। तो उनके अगर काव्य संग्रह की बात करूं तो भग्नदूत, चिंता, हरी घास पर क्षण पर, इंद्रधनुष रोंदे हुए, ये आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, ये इनके काव्य संग्रह रहे हैं। और उपन्यास शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, कहानी संग्रह विपथगा, शरणार्थी, जयदोल, निबंध त्रिशंकु, आत्मनेपद, यात्रा वृतांत, अरे ययावर, रहेगा याद। तो ये इनके जो इनकी रचनाएं रही हैं। और पुरस्कार इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, मंगल भारत भारती सम्मान, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिल चुका है। तो जानते हैं पाठ मैं क्यों लिखता हूँ। अब ये पाठ जो है प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि रचनाकार कब और क्यों रचना करता है और कौन उसे प्रेरित करता है रचना लिखने के लिए। रचनाकार को रचना के लिए प्रेरित करने वाली कुछ आंतरिक शक्तियाँ होती हैं और कुछ बाहरी। जब तक वह प्रेरित नहीं होता तब तक उसकी लेखनी सुस्त रहती है। और लेखक यहाँ पर कहते हैं कि मैं इसलिए लिखता हूँ कि मैं स्वयं जानना चाहता हूँ कि मैं क्यों लिखता हूँ। प्रत्यक्ष अनुभव से व्यक्ति बहुत जल्दी लिखने के लिए प्रेरित हो जाता है, लेकिन तो लेखक उदाहरण देकर इस बात को समझाते हैं कि हिरोशिमा पर अणुबम डालने का जब उनको पता था तत्काल उस पर उन्होंने कुछ नहीं लिखा, परंतु जब वे जापान गए और सब कुछ अपनी आँखों से देखा तो ट्रेन में सफ़र करते करते ही उन्होंने हिरोशिमा कविता लिख डाली। अब प्रश्न ही इसके जो शीर्षक है उसमें ही प्रश्न पूछा गया है, मैं क्यों लिखता हूँ। जितना प्रश्न सीधा प्रतीत हो रहा है कि मैं क्यों लिखता हूँ, वो जानना चाहते हैं कि वो क्यों लिखते हैं, उतना सीधा ये प्रश्न है नहीं। तो पढ़ते हैं पाठ। अज्ञेय द्वारा लिखित मैं क्यों लिखता हूँ। मैं क्यों लिखता हूँ, यह प्रश्न बड़ा सरल जान पड़ता है पर बड़ा कठिन भी है। जितना आसान लगता है ये प्रश्न उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल भी है, क्योंकि इसका सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। अब आंतरिक जीवन के अनेक स्तर होते हैं, उनसे इस प्रश्न का संबंध है, इसका उत्तर वहाँ पर मिल सकता है। उन सब को संक्षेप में कुछ वाक्यों में बांध देना आसान तो नहीं ही है। अब इस तरह से कि मैं क्यों लिखता हूँ, इसका उत्तर जान लेना इतना आसान नहीं है। न जाने संभव भी है या नहीं, इतना ही किया जा सकता है कि उनमें से कुछ का स्पर्श किया जाए। अब कुछ का स्पर्श किया जाए मतलब कुछ के बारे में जान लें, अपने अंतर्मन से ही पूछा जाए प्रश्न उसके बारे में। विशेष रूप से ऐसों का जिन्हें जानना दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है। अब दूसरों के लिए वो अपने मन से, अपने अंतर्मन से ही प्रश्न पूछना चाहते हैं। इस प्रश्न का संबंध जो लिखने वाला है, जो लेखक है, उसके अंतर्मन से जुड़ा हुआ होता है, तो इसे संक्षेप में कहना संभव नहीं है। एक उत्तर तो यह है कि मैं इसलिए लिखता हूँ कि स्वयं जानना चाहता हूँ कि मैं क्यों लिखता हूँ। पहला एक उत्तर तो उन्होंने स्वयं ही दे दिया कि वो ये जानना चाहते हैं कि वो क्यों लिख रहे हैं। लिखे बिना इसका उत्तर नहीं मिल सकता, और जब तक वो लिखेंगे नहीं तो इसका उत्तर मिल नहीं सकता। वास्तव में सच्चा उत्तर यही है। लिखकर ही लेखक उस अभ्यंतर को, अर्थात अभ्यंतर मतलब अंदरूनी भीतरी विवशता को पहचानता है। लेखक जब तक लिखेगा नहीं तो उसकी विवशता पता नहीं चलेगी कि वो कौन सी विवशता से लिख रहा है, उस पर बाहरी दबाव है या आंतरिक विवशता है, तो जिसके कारण उसने लिखा और लिखकर ही वह उससे मुक्त हो सकता है। मैं भी उस आंतरिक विवशता से मुक्ति पाने के लिए, तटस्थ होकर उसे देखने और पहचान लेने के लिए लिखता हूँ। अब इस विवशता से मुक्ति पाने के लिए वो लिखते हैं। मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते, अब सभी, आप किसी को दे दिया कि आप संकेत बिंदु दे दिए, निबंध लिखने के लिए दिया कि आप निबंध लिखिए, और इस तरह से
लिखने के लिए दिया तो कुछ ना कुछ तो लिखेंगे, तो लेकिन सभी जो है कृतिकार नहीं बन सकते। कृतिकार ऐसी रचना जो कृति क्या होती है, जो ऐसी रचना जो लोगों में लोकप्रिय हो जाती है, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ना पसंद करें, तो कोई भी व्यक्ति कृतिकार नहीं हो सकता। न उसका सब लेखन ही कृति होता है, जो भी कुछ लिखा है सारी चीज़ें किसी लेखक की कृति नहीं बन जाती। सभी कृतिकार इसलिए लिखते हैं, यह ठीक है कि कुछ ख्याति मिल जाने के बाद, जैसे प्रसिद्धि, ख्याति मतलब प्रसिद्धि, जब प्रसिद्ध हो जाते हैं कुछ लेखक, तो ख्याति मिल जाने के बाद कुछ बाहर की व्यवस्था से भी लिखा जा सकता है। अब बाहर की व्यवस्था क्या हो सकती है? बाहर की संपादकों के आग्रह से संपादक ने आग्रह कर दिया कि नहीं जी लिखना है। प्रकाशकों के तगाज़े से, अब प्रकाशक तगाज़ा लगाते हैं कि हमें इस समय तक इतने इस विशेषांक में हमें आपकी जो है कृति छापनी है, तो इस तरह से आर्थिक आवश्यकता से। तीसरी क्या हो सकती है? आर्थिक आवश्यकता भी हो सकती है। तो पर एक तो कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख ईमानदारी से यह भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है और कौन सा बाहरी लेखन, बाहरी दबाव का। दूसरे यह भी होता है कि बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं होता, यह मानो भीतरी उन्मेष का निमित्त बन जाता है। भीतर के अंदर उन्मेष, प्रकाश, भीतर के प्रकाश का निमित्त मतलब कारण बन जाता है। जो बाहर का दबाव है वास्तव में वो दबाव नहीं रहता। कई बार मानो उसके ऐसा लगता है कि उसके भीतर के जो भी उसके अंदर जागृत हुआ है उसका वो कारण बन गया है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार लेखक इसलिए लिखते हैं, पहले तो कि वो स्वयं जानना चाहते हैं कि वो क्यों लिख रहे हैं। बिना लिखे वो इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ भी नहीं सकते, उनको नहीं मिल पाता है, और लिखकर ही अपनी आंतरिक विशेषता को वो समझ पाते हैं। तो इस तरह से और बिना उसने जिस वजह से, जिस कारण से लिखा, तो लेखक तभी उससे मुक्त हो जाएगा जब उस कारण को ढूंढ पाएगा। तो इस तरह से सभी कृतिकार इसी प्रेरणा से लिखते हैं, तो या तो बाहरी दबाव, बाहरी व्यवस्था या आंतरिक दबाव। यहाँ पर कृतिकार के स्वभाव और आत्मानुशासन का बहुत महत्व होता है। कुछ ऐसे आलसी जीव होते हैं कि बिना इस बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन पर जब तक दबाव ना पड़े वो लिखते ही नहीं हैं। इसी के सहारे उनके भीतर की व्यवस्था स्पष्ट होती है। यह कुछ वैसा ही है जैसे प्रातःकाल नींद खुल जाने पर भी कोई बिछौने पर तब तक पड़ा रहे जब तक घड़ी का अलार्म ना बज जाए। इस प्रकार वास्तव में कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित नहीं हो जाता है। तो इसे बाहर के दबाव के प्रति वो समर्पित नहीं हो जाता। बाहर का दबाव उसे कुछ लिखने के लिए प्रेरित नहीं कर पाता। तो उस स्थिति में जो आदमी जैसा है तो उसके दबाव के प्रति समर्पित ना होकर एक यंत्र की तरह से काम करता है, उसे केवल एक सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है। तो उस दबाव के प्रति समर्पित होकर नहीं लिखता, उनके प्रति अपनी श्रद्धा से नहीं लिखता, बस केवल उसे लिखने के एक यंत्र के रूप में लेता है जिससे भौतिक यथार्थ के साथ उसका संबंध बना रहे। भौतिक यथार्थ, वास्तविकता जो उसके जीवन की है उसके साथ उसका संबंध बना रहे। मुझे इस सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी इसमें उससे बाधा भी नहीं होती है। उठने वाली तुलना को बनाए रखूं तो कहूं कि सवेरे उठ जाता हूं अपने आप ही, पर अलार्म भी बज जाए तो कोई हानि नहीं मानता। तो उन पर वो बाहरी व्यवस्था जो है वो इतना असर नहीं डालती। यह भीतरी व्यवस्था क्या है? अब यहाँ पर बाहरी व्यवस्था की बात हो रही थी, अब भीतरी व्यवस्था क्या है, इसे बखानना बड़ा कठिन है। इसके बारे में चर्चा करना बहुत ही मुश्किल है। क्या वह नहीं होती, यह बताना शायद कम कठिन होता है, या उसका उदाहरण दिया जा सकता है। कदाचित वही अधिक उपयोगी होगा। अपनी एक कविता की कुछ, तो अब उदाहरण दिया जा सकता है, कदाचित वही उपयोगी होगा। अपनी एक कविता की कुछ चर्चा करूं जिससे मेरी बात स्पष्ट हो जाए, या वो अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए अपनी एक कविता का जिक्र करते हैं। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, मेरी नियमित शिक्षा उसी विषय में हुई। विज्ञान विषय के विद्यार्थी वो रहे हैं। अणु क्या होता है, कैसे हम रेडियम धर्मी तत्वों का अध्ययन करते हुए विज्ञान की उस पीढ़ी तक पहुँचे जहाँ अणु का भेदन संभव हुआ। तो इस तरह से उन्हें विज्ञान के बारे में पता है। रेडियम धर्मिता के क्या प्रभाव होते हैं, इन सब का पुस्तकीय और सैद्धांतिक ज्ञान तो मुझे था।
फिर जब वह हिरोशिमा में अणु बम गिरा, तब उसके समाचार मैंने पढ़े। जब जापान पर अमेरिका ने हिरोशिमा बम गिराए 2 शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो उनके प्रभाव जो थे उनके बारे में उन्होंने समाचार पत्र में पढ़ा। उसके परवर्ती प्रभावों को भी विवरण पढ़ता रहा कि उस पर पड़ने वाले जो भी प्रभाव थे उनका विवरण वो पढ़ते रहे। इस प्रकार उनके प्रभावों का ऐतिहासिक प्रमाण भी सामने आ गया कि उसके पर पड़ने वाले जो प्रभाव थे इतिहास में, उसका प्रमाण भी सामने आ गया। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। अब विज्ञान का जो दुरुपयोग हो रहा था उसके प्रति बुद्धि ने विद्रोह किया। मैंने लेख आदि में कुछ लिखा भी, पर अनुभूति के स्तर पर जो विवशता होती है वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है। और मतलब अनुभूति उनको नहीं हुई थी। उन्होंने उनके अंदर एक जो भी कुछ हो रहा था उसके प्रति विद्रोह था, लेकिन अनुभूति के स्तर पर उनकी जो विवशता थी वो नहीं जागी थी। वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है और उनकी तर्क संगति भी अपनी अलग होती है। तो इसलिए कविता मैंने उस विषय में नहीं लिखी, वो कविता नहीं लिख पाए। और भी कुछ लिखे उन्होंने, कुछ लेख लिखे, लेकिन वो कविता नहीं लिख पाए। यूँ युद्ध काल में भारत की पूर्वीय सीमा पर देखा था कि युद्ध के समय पर उन्होंने देखा था कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हज़ारों मछलियाँ मार देते थे। अपने खाने की पूर्ति के लिए जो सैनिक थे वो ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हज़ारों मछलियों को मार देते थे, जबकि उन्हें आवश्यकता थोड़ी सी ही होती थी। और जीव के इस अपव्यय से जो व्यथा भीतर उमड़ी थी, उसको देखकर जो उनके मन में पीड़ा, व्यथा मतलब पीड़ा जो उनके मन में उमड़ी थी, उससे एक सीमा तक अणु बम द्वारा व्यर्थ जीव नाश का अनुभव तो कर ही सका था। तो एक सीमा पर एक अणु बम के द्वारा जो व्यर्थ जीव नाश हुआ था उसका एक अनुभव तो उन्होंने किया था, लेकिन जो हिरोशिमा पर जो बम गिरा था उसका अनुभव उनको अभी तक नहीं था। जापान जाने का अवसर मिला, तब हिरोशिमा भी गया और वह अस्पताल भी देखा जहां रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ, पर अनुभव से अनुभूति गहरी चीज़ है। कम से कम कृतिकार के लिए अनुभव तो घटित का होता है, पर अनुभव जो हमारे सामने घटित होता है उसका अनुभव होता है हमें, पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है। जब हम उसको फील करते हैं, अनुभूति हम उसको जब अंदर तक महसूस करते हैं, वो है अनुभूति। वो संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को हमारे अंदर समाहित कर लेती है, जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ है। तो जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ है, लेकिन अनुभूति जब उसे किसी चीज़ की होती है तो वो उसे अपने अंदर आत्मसात कर लेता है। तो अब हम कह सकते हैं कि लिखने की जो भीतरी विवशता है उसे समझना थोड़ा सा कठिन है, और इसलिए उन्होंने एक कविता भी लिखी। वो अपने बारे में भी बताते हैं कि वो विज्ञान के छात्र रहे और उनको सभी के बारे में पता भी था, लेकिन जब तक उन्होंने उस घटना को नहीं देखा था, बस उसके बारे में सुना था, तो तब तक उनको अनुभूति नहीं हुई थी। हाँ, उन्होंने अनुभव ज़रूर किया था, तो उस सत्य को वो जान पाए थे, लेकिन उसे अपनी आँखों अपने अंदर अनुभूति उसकी उन्होंने नहीं की थी। जो आँखों के सामने घटित नहीं हुआ, जो घटित के अनुभव में नहीं आया, वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है, तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाता है। तो हिरोशिमा में सब देखकर भी तत्काल कुछ नहीं लिखा। अब लेखक ने हिरोशिमा में सब कुछ देखा, फिर भी उन्होंने नहीं लिखा, क्योंकि इसी अनुभूति प्रत्यक्ष की कसर थी। अभी भी उनके अंदर अनुभव उन्होंने किया, लेकिन अंदर तक वो चीज़ जो है वो उनको नहीं छू पाई थी, उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति उन्होंने नहीं की थी। फिर एक दिन वहीं सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। विस्फोट के समय वहाँ कोई खड़ा रहा होगा। तो जब विस्फोट हुआ होगा उस पत्थर के पास कोई खड़ा होगा, और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियम धर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुद्ध हो गई होंगी, उसके अंदर चली गई होंगी, फंस गई होंगी। उसके रुद्ध मतलब रोकना होता है, रोक ली होंगी उस व्यक्ति ने जैसे ही।
तो जो आगे आसपास से आगे न बढ़ गई। अब आसपास से वो आगे बढ़ गई, पत्थर झुलस गया, लेकिन जहाँ वो व्यक्ति खड़ा था वहाँ पर जो वो किरणें आगे निकल गई, उन्होंने पत्थर को झुलसा दिया, और जो उस व्यक्ति पर अटकी उन्होंने उसे भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। तो आदमी भी जो है वो भाप बनकर उड़ गया होगा। इस प्रकार समूची ट्रेजेडी जैसे पत्थर पर लिखी गई। तो संपूर्ण पूरी जो ट्रेजेडी थी, ऐसा लगा कि जो वो पत्थर पर लिख दी गई। तो उसे देखकर जो लेखक हैं उनकी एक तरह से आत्मा जो है वो भी कांप उठी, उनको अंदर तक उसकी अनुभूति हुई। उस छाया को देखकर जैसे एक थप्पड़ सा लगा, और जैसे ही उन्होंने वो छाया देखी, उनको एक बहुत अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लगा कि उनको किसी ने थप्पड़ सा लगा दिया हो। अवाक, अचानक, मतलब आश्चर्यचकित होकर इतिहास जैसे भीतर कहीं सहसा एक जलते हुए सूर्य सा उगाया और डूब गया, कि इतिहास जैसे उनके अंदर एकदम से प्रकाशमय हो गया, और एकदम से वो सूरज अंधकार वो उनमें हो गया। मैं कहूँ कि उस क्षण में अणु विस्फोट मेरे अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया। जैसे ही उन्होंने वो दृश्य देखा, उनको अभी तक अनुभव हुआ था, लेकिन उन्होंने उसकी अनुभूति नहीं की थी। जब उन्होंने उस दृश्य को देखा, उस पत्थर पर किसी व्यक्ति की जली हुई छाया देखी, तो उनके अंदर वो अनुभूति पैदा हुई। एक अर्थ में मैं स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया, और उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वो स्वयं उसको भोग रहे हों, उन्होंने उस विस्फोट को भोगा हो। इसी में से वह विवशता जागी, और इसी के कारण उनके अंदर एक विवशता जागी। भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई। जो वो देखा उन्होंने, उसके व्याकुल हो गए उसे देखकर, और बुद्धि जो है, बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, और बुद्धि के क्षेत्र से वो संवेदना जो थी, वो दुख जो था, वो उनके संवेदना के क्षेत्र में आ गई। वो महसूस करने लगे। फिर धीरे धीरे मैं उससे अपने को अलग कर सका, और अचानक एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी, जापान में नहीं, भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे। अब जापान में उसी समय फिर भी उन्होंने वो कविता नहीं लिखी, उन्होंने भारत आकर कुछ समय बाद वो कविता लिखी, रेलगाड़ी में बैठे हुए। यह कविता अच्छी है या बुरी, इससे मुझे मतलब नहीं है। मेरे निकट वह सत्य है, क्योंकि वह अनुभूति प्रसूत है। यही मेरे निकट महत्व की बात है। मतलब जो वो कविता उनको नहीं पता कि वो अच्छी है या बुरी, उससे उन्हें कोई मतलब भी नहीं है। उनके अंदर वो सत्य है, क्योंकि वह अनुभूति से प्रसूत, मतलब उत्पन्न हुआ, उनकी अनुभूति से उत्पन्न हुआ है वो सत्य। यही उनके निकट महत्व की बात है। उसी अनुभूति ने उन्हें प्रेरणा दी हिरोशिमा कविता लिखने की। तो आशा है आपको पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।